नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी के इतिहास का सबसे बड़ा सेटबैक लगने के बाद भी सीपीआई माओवादी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और उस बयान में इन्होंने पीएलजे दिवस या यूं कहे पीएलजे सप्ताह मनाने का घोषणा किया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक एक सप्ताह का ये पीएलजे सप्ताह मनाने का जो परंपरा उन्होंने अपनाया था, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए वे इस वर्ष 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में पीएलजे सप्ताह मनाने का उन्होंने घोषणा किया है। ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद के साथ चल रहे लगातार संघर्ष में सीपीआई माओवादी को लगातार बड़े से बड़े नुकसान हुए हैं। उनके एक तरफ बड़े से बड़े लीडर मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, यहाँ तक कि उनके महासचिव भी मारे गए हैं। दूसरी तरफ इस पार्टी के बहुत सारे कैडर्स या फिर लीडर्स जो हैं वो सरेंडर भी किए हैं। इस दरमियान में सोनू वेणुगोपाल राव और रुपेश के द्वारा की गई गद्दारी, जिसे सीपीआई माओवादी गद्दारी बोलती है, उस गद्दारी के दौर में भी सीपीआई माओवादी आज इस स्थिति में मौजूद है कि वह 2 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक बीच में जो लगता है पीएलजे सप्ताह जो मनाते हैं, यह हर साल इस बार मनाने की उन्होंने घोषणा किया है। ये घोषणा इस वक्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लगातार इन वर्षों में इन पर एक से बढ़कर एक हमले हुए हैं और यहाँ तक कि इनके जो बस्टर बॉय हुआ करते थे माधवी हिडमा, वो भी शहीद हो गए हैं। आदिवासियों के लाखों लोगों ने हिडमा को अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दी है। इसके बाद भी सरकार अगर ये मना रही है तो सरकार के उस दावे पर कहीं न कहीं सवाल जरूर उठेगा या उठता है कि माओवादी को समाप्त कर देंगे। जैसा कि अमित शाह ने हर बार की तरह फिर कहा है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को भारत समाप्त कर देंगे। उसके दावे में कितनी सच्चाई होगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी जिस तरह से सीपीआई माओवादी ने अपने पीएलजे सप्ताह मनाने का घोषणा किया है एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, वह अपने आप में अद्भुत है और पुनर्जीवन का जो उनके अंदर में एक परंपरा रही है, सिद्धांत रहा है, वो सिद्धांत अपने आप में फिर से कहीं न कहीं होता हुआ दिख रहा है। लगातार हो रहे नुकसान के बीच में अगर सीपीआई माओवादी ने एक बार फिर से ये घोषणा किया है कि 2 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर के बीच पीएलजे सप्ताह मनाएगी ये, तो बहुत बड़े सवाल तो रहेंगे और अमित शाह का जो अभियान था उस अभियान पर भी क्वेश्चन मार्क कहीं न कहीं जरूर लगेगा। बहरहाल क्या पूरी प्रक्रिया है, क्या पत्र इन्होंने लिखा है और इस पत्र के समर्थन में या इस पीएलजे के समर्थन में विदेश की भी पार्टियों ने उसको अपना समर्थन दिया है और उन्होंने इसका बयान जारी किया है। क्या है पूरा प्रकरण, आइए जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीपीआई माओवादी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि चुनाव बहिष्कार करते हुए आज की सत्ता पर सशस्त्र क्रांति के जरिए कब्जा करना चाहती है और उनका दावा है कि वह देश के मजदूर किसानों के लिए ये सत्ता हासिल करेगी। ये उनके हित की लड़ाई की बात करते हुए सत्ता पर कब्जा करने की बात करते हैं। वहीं अमित शाह इसके विरुद्ध खत्म करने के अभियान में गृहयुद्ध की घोषणा किए हुए हैं। हालांकि उन्होंने घोषित तौर पर गृहयुद्ध तो नहीं बोला है, लेकिन उनका जो अभियान चल रहा है उससे यही लगता है कि गृहयुद्ध से किसी तरह से भी कम नहीं है, इसे अघोषित गृहयुद्ध भी कह सकते हैं। सबसे पहले सवाल तो यही उठता है कि पीएलजे क्या है। पीएलजे मतलब पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। सीपीआई माओवादी के जो सिद्धांतिक शिक्षक रहे हैं वो आपको मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग रहे हैं और भारत में जो इनको प्रयोग में लाए हैं वो थे चारू मजुमदार, जो कि चीन के माओ त्से-तुंग से अत्यधिक प्रभावित थे।
इतने प्रभावित थे कि इन्होंने चीन का चेयरमैन, भारत का चेयरमैन जैसा घोषणा उन्होंने कर दिया था। जो भी हो, ना तो अब चार्वकचनार रहे, ना ही चीन के चेयरमैन माओ त्से-तुंग रहे, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह भी थी, क्रांति करने के लिए 3 जादुई हथियार। इसमें पहला हथियार है पार्टी, दूसरा हथियार है जन सेना और तीसरा हथियार है संयुक्त मोर्चा। सीपीआई माओवादी एक पार्टी के तौर पर जहां पर बात करती है अपने आप को, वहीं जन सेना की जब बात होती है तो उसमें सीधी तौर पर जो है आपको पीएलजीए का नाम आता है। पीएलजीए बाकायदा सीपीआई माओवादी का सशस्त्र विंग है, जो कि सीपीआई माओवादी के नेतृत्व में संघर्ष करती है और जनता का उसमें सीधा हथियारबंद आंदोलन को नेतृत्व देती है। ये 2 विंग है जो सबसे बड़े विंग हैं, और एक तीसरा विंग जो संयुक्त मोर्चा है। संयुक्त मोर्चा में तमाम वे प्रगतिशील ताकतें आती है जिसके तहत वो मिल करके जो है आंदोलन अपनी बातों को रखते हैं या फिर संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। तो ये 3 जादुई हथियार हैं। इसमें जो पहला था आपको पार्टी, उसका जो स्थापना हुआ था वो आपको 2004 में किया गया था, जहां पर भारत की तमाम पार्टियां जो कि माओवादी थॉट से बिलोंग करती थी, वे तमाम पार्टियां एक कांग्रेस करके एक साथ मिल गई और सीपीआई माओवादी का 4 में स्थापना किया 2004 के वर्ष में। अब वहीं पर इन लोगों ने जो सेना की बात किया तो उस वक्त इनका पीएलए हुआ करता था, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। लेकिन इस मर्ज के बाद जबकि 4 में पार्टी का स्थापना हुआ था सीपीआई माओवादी का, तो उस दरमियान उन्होंने ही जो है इसको पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी कर दिया था, एक स्टेप नीचे। इनका मानना था कि अभी हमारे पास आर्मी नहीं है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नहीं है, इसलिए हम इसको जो है पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी कहेंगे, जो कि आधार क्षेत्र की बात होने के बाद जो है आर्मी के बाद आएगी। बहरहाल ये पूरी प्रक्रिया था इनकी पार्टी का, इनके स्ट्रक्चर का, और इसी में इनका जो पीएलजीए था इसका स्थापना 2 दिसंबर को किया गया था। इसीलिए वह हर वर्ष 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में यह सप्ताह मनाते हैं, पीएलजीए सप्ताह के तौर पर। इसी प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिखा है इन्होंने वो देख लें। सीपीआई माओवादी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आह्वान किया है कि आइए हम सभी क्रांतिकारी उत्साह के साथ 2 दिसंबर से 8 दिसंबर 25 तक देश के विभिन्न हिस्सों में पीएलजीए की 25वीं वर्षगांठ मनाएं। चलो पार्टी की रक्षा करें, चलो पीएलजीए की रक्षा करें, आइए जन संगठनों की रक्षा करें, आइए क्रांतिकारी आंदोलन की रक्षा करें। कगार के क्रांतिकारी और रक्षात्मक युद्ध में उनकी रक्षा करना जरूरी है। वे आगे लिखते हैं, साम्राज्यवादी, व्यापारी, नौकरशाह, पूंजीपति और जमींदार वर्ग के गठबंधन के खिलाफ वर्ग संघर्ष तेज करें। केंद्र और राज्यों में ब्राह्मणवादी, हिंदुत्व, फांसीवादी, आरएसएस, भाजपा के खिलाफ संघर्ष तेज करें। पीएलजीए की 25वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय सैन्य आयोग सीएमसी और सीपीआई माओवादी पूरी पार्टी पीएलजीए जनता और उत्पीड़ित लोगों को संदेश भेजते हैं। विज्ञप्ति में आगे लिखते हैं ये, प्रिय मित्रों एवं लोगों, देश में नवजनवादी क्रांति की विजय के लिए जनयुद्ध का नेतृत्व कर रहे पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी पीएलजीए 2 दिसंबर को 25 वर्ष की हो रही है। इस वर्ष इस अवसर पर केंद्रीय सैन्य आयोग सीएमसी सभी पार्टी कमेटियों, पार्टी के सभी रैंकों, पीएलजीए कमांडों, इकाइयों, सभी जन संगठनों और क्रांतिकारी लोगों से आह्वान करता है कि वे 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक देश भर में पीएलजीए की 25वीं वर्षगांठ मनाएं। यह जंगलों, मैदानों और शहरी इलाकों में होना चाहिए। यह क्रांतिकारी उत्साह के साथ होना चाहिए, यह निसंकल्प के साथ होना चाहिए। सीएमसी का सभी क्रांतिकारी शिविरों से निम्नलिखित अपील करती है,
अच्छा, मजेदार बात इसमें यह भी है कि एक तरफ पार्टी इस तरह से अपील कर रही है संगठन को तेज करने की, आंदोलन को तेज करने की, पार्टी को मजबूत करने की, वहीं दूसरी तरफ है सीपीआई माओवादी के पोलिट ब्यूरो सदस्य जो भाग गए हैं गद्दारी करके, मनोज वेणुगोपाल राव और रुपेश, यह भी एक नया आह्वान कर रहा है और पार्टी को खत्म होने की बात कर रहा है और खुद को जो है लोगों को आह्वान कर रहा है कि पार्टी छोड़िए, परिस्थिति बदल गई है। इस नई बदली हुई परिस्थिति में आप सरकार के साथ मिल जाइए, पुलिस के साथ मिल जाइए और पुलिस की मुखबिरी कीजिए। इस तरह की चीजें जो है मनोज वेणुगोपाल राव लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में संभावना यह भी जताई जा रही है कि जिस तरह से माडवी हिडमा, उनकी पत्नी समेत 4 अन्य साथियों की हत्या हुई है, उसमें भी ये जो अभय नाम से पत्र जारी क्या करते थे पुलिस ब्यूरो सदस्य मनोज वेणुगोपाल राव, इनकी भूमिका कहीं न कहीं साफ साफ उसमें दिखाई पड़ती है। चूंकि पुलिस ब्यूरो मेंबर होने की वजह से मनोज वेणुगोपाल राव के पास पार्टी के अंदर की तमाम जानकारियां होती थी। इसी सिलसिले में उनको यही पता था कि पार्टी के ने डिसीजन लिया है कि बहुत सारे लोगों को शहर में शिफ्ट करने का। तो शहर में शिफ्ट करने की जब बातें हो रही थी, उस बात को लेकर के भी इनको पता था। इसी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने लगातार आंध्र प्रदेश में या अन्य जगहों से माओवादियों को धरपकड़ किया, जिसमें 50 की संख्या में माओवादी गिरफ्तार हुए हैं हिडमा की शहादत के बाद। बहरहाल ये 2 लड़ाई है अंदर की, जो कि लगातार एक पुलिस सामने समर्पण करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ एक पार्टी, मुख्य रूप से पार्टी जो है वह है जो है लगातार संघर्ष को तेज करने की बात कर रही है। ये अपने पत्र में आगे लिखते हैं, पिछले 24 वर्षों में, मतलब 2000 में स्थापना हुई थी पीएलजीए की, उसमें पीएलए हुआ करता था और फिर इनको जो है डिग्रेड करके पीएलजीए कर दिया गया 2004 में। कारण वही था कि आधार क्षेत्र जब तक नहीं होता है तब तक पीएलए नहीं बन सकता है, इस बात को रखते हुए। तो आगे लिखते हैं, पिछले 24 वर्ष में सीएमसी ने, मतलब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने, सभी दलों, पीएलजीए, जन संगठनों और क्रांतिकारी जनता के समक्ष ये कार्य रखे। पिछले वर्ष सभी पार्टी समितियों ने उत्साहपूर्वक, दृढ़ निश्चय, साहस और अनुशासन के साथ काम किया है। सीएमसी सभी पार्टी रैंकों, पीएलजीए कमानों और कमांडरों, सभी सेनानियों, जन संगठनों के नेताओं, कार्यकर्ताओं, उन जन मिलिशिया के सदस्यों और क्रांतिकारी जनता को क्रांतिकारी शुभकामनाएं देती है। सीएमसी को विश्वास है कि क्रांतिकारी क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध में घायल हुए साथी शीघ्र और साहसपूर्वक स्वस्थ हो गए हैं। वे युद्ध भूमि में लौट आए हैं और अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हैं। पिछले 1 साल में हमारे साथियों ने कगार की लड़ाई का अकेले सामना किया, दृढ़ता से प्रतिरोध किया। कई बहादुर गुरिल्ला शहीद हुए, कई घेराबंदी और विध्वंसक अभियानों में मारे गए। कई साथियों ने दुश्मन का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ फर्जी मुठभेड़ में शहीद हुए, कुछ आक्रामक अभियानों में शहीद हुए, कुछ विश्वासघात के कारण मारे गए, कुछ दुर्घटनाओं में, तो कुछ बीमारी के कारण मारे गए। सीएमसी सभी शहीदों को विनम्र क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जनवरी 24 के कगार की लड़ाई में कगार युद्ध अभियान जो चला रही सरकार, जनवरी 2024 से कगार की लड़ाई हर दिन और कठिन होती जा रही है। हमारे साथी डरे नहीं, वे दुश्मन के सामने डटे रहे, वे पीछे नहीं हटे, वे अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। शहीदों ने असाधारण साहस दिखाया, उन्होंने कभी दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने संघर्ष की एक ऐसी शैली का प्रदर्शन किया जिसमें मृत्यु का भय नहीं। उन्होंने कभी न थकने वाली दृढ़ता दिखाई। उन्होंने जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी साबित की। उन्होंने क्रांतिकारी विजय में अटूट विश्वास दिखाया। वे हमारे लिए एक महान उदाहरण है। हम उनके उदाहरण का अनुसरण करेंगे, दुनिया को उनके साहसी प्रतिरोध से अवगत कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रतिरोध सप्ताह जो है पूरे भारत में मनाते हैं ये, और इस 1 साल के दरमियान जितने भी लोग उसमें मारे गए हैं उन तमाम लोगों को ये याद करते हैं। जब ये कहते हैं कि उनके दुश्मन, मैंने पुलिस के बारे में कह रहे हैं, उनको तोड़ नहीं पाए,
इसमें बहुत सारे लोग हैं जिसका कि नाम लेकर के वेणुगोपाल राव भी बोलते रहे हैं, बसवराज ने भी कहा था सरेंडर कर देना है। लेकिन अगर बसवराज अगर सरेंडर कर दिए होते अगर, तो उनकी हत्या ये पुलिस करती क्यों? लगातार 50 से 60 घंटे तक लगातार पुलिस का मुकाबला करने वाले बसवराज अंततः अंतिम सांस तक लड़ते रहे और अपने सांस के अंतिम क्षण तक वो जो है रेटरा से डटे रहे। तो ये कहीं न कहीं मल्ले वेणुगोपाल के उस दावे पर सबसे बड़ा सवाल या निशान है कि बसवराज जो सीपीआई माओवादी के महासचिव थे, चौथे महासचिव थे, वे जो हैं सरेंडर करने के पक्ष में आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ माडवी हिडमा जो कि सेंट्रल कमेटी के मेंबर में उनका चयन हो चुका था, उसके मेंबर थे, और उनकी पत्नी उनको भयानक यातना दे करके आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद भयंकर यातना दी गई। अगर वह सरेंडर कर दिए होते अगर, तो उनकी हत्या ये सरकार करते ही क्यों? दोनों महासचिव बसवराज और ये माडवी हिडमा दोनों ने अपनी जान दे दिए, लेकिन वो सरेंडर नहीं किए। यही एक पंक्ति दिखाता है कि पार्टी के अंदर अपनी नीतियों के प्रति कितनी आस्था है, कितना विश्वास है, और अपने जीत के प्रति किस हद तक बलिदान करने की वो भावना रखते हैं। दूसरी तरफ है जो कायर तत्व हैं, वो लगातार भाग रहे हैं। कल भी जो है कई लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद भी जो धाराएं क्रांतिकारियों की है वो आज भी मौजूद है और आज भी वो लड़ रही है। आगे वो दर्ज करते हैं, पिछले वर्ष दिसंबर 24 से नवंबर 25 तक कागार युद्ध में 320 साथी शहीद हुए हैं। इनमें 183 पुरुष, 117 महिलाएं हैं। 20 की पहचान अभी अज्ञात है। बिहार और झारखंड में 22 लोग शहीद हुए हैं। असम में 1, दंडकार में 243, उड़ीसा में 33, एमएमसी में 7, तेलंगाना में 8, एओबी में 6। इनमें हमारी पार्टी के महासचिव बसवराज भी शामिल हैं। शहीदों में 8 केंद्रीय समिति के सदस्य थे, 15 विभिन्न राज्य कमेटियों के सदस्य थे, 25 जिला समितियों के सदस्य थे, 73 क्षेत्रीय समितियों के सदस्य थे, 116 पार्टी के साधारण मेंबर थे, 13 पीएलजीए के सदस्य थे, 33 जन संगठनों के कार्यकर्ता और उनके समर्थक थे। कई क्रांतिकारी लोगों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है। देश भर में कई क्रांतिकारी, प्रगतिशील और जन संगठन के नेता शहीद हुए हैं। विदेशों में फिलीपींस और अमेरिका में बड़ी संख्या में शहीद हुए हैं। सीएमसी सभी शहीदों को क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। कागार की लड़ाई में हमने अपने पार्टी के महासचिव बसवराज को खो दिया। 8 केंद्रीय कमेटी सदस्य और 15 राज्य समिति सदस्य मारे गए। कुल 320 साथी शहीद हुए। आंदोलन का भारी नुकसान हो रहा है। सोनू और सतीश जैसे कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और हथियार डाल दिए हैं, जिससे आंदोलन को भारी नुकसान हुआ है। इस बात को यह भी महसूस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमारी पार्टी और पीएलजे के क्रांतिकारी खेमे में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देना है। हमें भय और चिंताओं को दूर करना होगा, साहस का संचार करना होगा, आत्मविश्वास का निर्माण करना होगा और पूरे क्रांतिकारी खेमे को दृढ़ निश्चय और असीम साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। इस कार्य के तहत पीएलजीए की वर्षगांठ मनाई जा रही है। कागार युद्ध में चल रही स्थिति हमारी कागार युद्ध में हमारी पार्टी पीएलजीए बलों और स्थानीय भूमिगत जन संगठनों को शुरू से ही भारी क्षति उठानी पड़ी। इसका मुख्य कारण यह था कि हमारी सेनाओं ने भूमिगत प्रक्रियाओं का ठीक से पालन नहीं किया, गुरिल्ला युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया और केंद्रीय समिति द्वारा निर्देशित राजनीतिक रणनीति को ठीक से लागू नहीं किया। केंद्रीय समिति और पॉलिट ब्यूरो की रणनीति के अनुसार हमारी शक्तियां छोटे छोटे क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि व्यापक क्षेत्रों में काम करेगी। वे केंद्रीकृत नहीं होगी, बल्कि छोटी छोटी इकाइयों में काम करते हुए एक विकेंद्रित ढांचा बनाएगी। वे वैध, अवैध, खुले, गुप्त और संगठनों का समन्वय करेगी। वे शहरों, मैदानों और जंगलों में संघर्ष में मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्ग, छोटे स्वतंत्र व्यापारियों, राष्ट्रीय पूंजीपति
उत्पीड़ित सामाजिक और जातीय समूहों को शामिल करेगी। इस रणनीति का ठीक से पालन न करने के कारण हमारी पार्टी पीएलजीए की शक्तियों नेतृत्व को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले 1 साल में पीएलजीए बलों ने दुश्मन के ठिकानों पर मुख्य रूप से आईडी का इस्तेमाल करके हमला किया है। उन्होंने घेराबंदी और विध्वंस अभियानों को रोका है। उन्होंने दुश्मन के कुछ पुलिस जासूसों और नेताओं का सफाया भी किया है। पीएलजीए बलों ने कुछ सरकारी कार्यालयों और मोबाइल टावरों को भी नष्ट किया है। पीएलजीए बलों ने देश भर में 72 घेराबंदी और झड़पों में पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र बलों, कमांड इकाइयों और भारतीय सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हालांकि गुरिल्ला अभियान का स्तर कम हुआ है, लेकिन पीएलजीए बलों और जनसंगठनों को भी भारी नुकसान हुआ है। फिर भी देश का क्रांतिकारी आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में अपना राजनीतिक कार्य जारी रखे हुए है। वे जनता के बीच क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार कर रहे हैं। साम्राज्यवाद, व्यापारिक नौकरशाही, पूंजीपति, जमींदारी शासन, निगमीकरण और सैन्यीकरण के विरुद्ध आंदोलन को तेज कर रहे हैं। जनता और जनमिलिशिया पर भरोसा करते हुए पार्टी और पीएलजीए एक दीर्घकालिक विकेंद्रित आत्मरक्षात्मक गुरिल्ला युद्ध चला रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने पीएलजीए के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 8,50,000 पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र बल, कमांडो इकाइयां, भारतीय सेना और वायुसेना तैनात की है। हालांकि इन अभियानों को बहादुरी से विफल किया गया है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और झारखंड में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। अमेरिका और इजराइल के सैन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। पीएलजीए मुख्य अपील निर्देश जारी कर रही है, वो क्या है वो देखिए। 1 नंबर, नेतृत्व की रक्षा करना और क्षति से बचना। 2, प्रतिकूल परिस्थितियों में पार्टी, पीएलजीए, जन संगठनों की रक्षा करना। क्रांतिकारी आदर्शों की रक्षा करना और शहीदों के प्रतिरोध के आदर्शों का पालन करना। सोनू और सतीश के विश्वासघात से उत्पन्न स्थिति संकट से निपटना। साम्राज्यवादी, व्यापारी, दलाल, नौकरशाह, पूंजीपति, जमींदार वर्ग और ब्राह्मणीय हिंदुत्व, फांसीवादी आरएसएस, भाजपा सरकार के खिलाफ वर्ग संघर्ष तेज करें। इसमें सभी उत्पीड़ित समूहों को आंदोलन में शामिल करें। 7 में लोकतांत्रिक क्रांति की विजय सुनिश्चित करना। अंत में हम अपील करते हैं कि पार्टी, पीएलजीए, जन संगठनों और क्रांतिकारी आंदोलनों की रक्षा करें। साम्राज्यवादी और जमींदार वर्गों के खिलाफ वर्ग संघर्ष को तेज करें। ब्राह्मणवादी, हिंदुत्व, फांसीवादी आरएसएस, भाजपा सरकार के खिलाफ जनता के संघर्ष को तेज करें। नुकसान को रोकें। विश्वासघात और अव्यवहार के खिलाफ खड़े हों। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद अमर रहे। भारत की नई लोकतांत्रिक क्रांति अमर रहे। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी पीएलजी अमर रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी अमर रहे। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ केंद्रीय सैन्य आयोग सीपीआई माओवादी। ये पत्र जारी किया गया है सीपीआई माओवादी की तरफ से। इसके साथ ही तुर्की की तरफ से, तुर्की की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने भी इसके समर्थन में अपना पत्र जारी करते हुए इनको समर्थन दिया है। इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे और दिखाएंगे किस तरह से विदेश के लोग जो माओवादी आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरह एक दूसरे को समर्थन करते हुए आगे बढ़ने की ओर प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।